यार दोस्तों, एक बार सोचो, आम लोगों से काफी दूर एक गुप्त जगह पर कुछ लोगों को छोटी उम्र से ही घातक योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा एक योद्धा जो अकेला ही 100 लोगों के बराबर होगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक कहानी जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक टैटू शॉप से, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति एक गुंडे की पीठ पर टैटू बना रहा था। तभी उस गुंडे का एक चेला उसके पास एक चिट्ठी लेकर आता है। वह उस चिट्ठी को खोलता है तो देखता है कि उसमें कोई कागज नहीं था, बल्कि काले रंग की रेत निकल रही थी। इसका मतलब क्या? वह गुंडे इसे नहीं जानते थे, लेकिन इसे देखते ही बूढ़े व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाता है। वह उन्हें बताता है, काले रेत का मतलब है दुनिया के सबसे घातक निंजा का आना। बहुत साल पहले उसकी इस योद्धा से मुठभेड़ हुई थी और वह अच्छी तरह जानता है कि यह योद्धा कितना खतरनाक है। फिर वह उन्हें अपने सीने पर पुराने एक जख्म का निशान दिखाता है। दरअसल इस बूढ़े व्यक्ति का दिल दाईं तरफ था और इसी वजह से वह उस निंजा के हमले से बच गया था। यह सब सुनकर वह गुंडों का गिरोह उस पर हंसने लगता है, लेकिन तभी एक गुंडे का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। तभी ऊपर से एक तार नीचे आता है और एक गुंडे को ऊपर खींच लेता है, लेकिन जब वह वापस नीचे आता है तो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका होता है। यह निंजा हमेशा अंधेरे में रहकर हमला करता था और पल भर में ही उसने वहां खून की नदियां बहा दी। यह सब देखकर वह गुंडा सरदार घबरा जाता है। वह चीखकर उससे कहता है, मुझे मत मारो। वे लोग जो तुम्हें दे रहे हैं, मैं तुम्हें डबल या ट्रिपल देने को राजी हूँ। चाहो तो मेरी सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। फिर सबके मरने के बाद वह निंजा अंधेरे से बाहर निकलता है। इसके बाद हमें जापान के रोजनो समूह की कहानी पता चलती है। यही वह घातक निंजा समूह था जिसके सरदार का नाम लॉर्ड ओजुनो था। ये पूरी दुनिया से छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा करके उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देकर निंजा बनाते थे। इन निंजा के बारे में दुनिया के सभी बड़े लोग जानते थे, लेकिन आम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कोई चाहे तो 100 किलो सोना देकर किसी को भी मरवा सकता था। ओजुनो समूह कई सदियों से अंधेरे में काम करता आ रहा था। ऐसा कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री की मौत के पीछे भी इनका ही हाथ था। एक दिन लॉर्ड ओजुनो राइजू नाम के एक बच्चे को वहां लेकर आता है। उसके माता पिता ने उसे अनाथ छोड़ दिया था, इसलिए लॉर्ड ओजुनो उसे यहां ले आया। ओजुनो को ऐसा लग रहा था कि भविष्य में यही लड़का इस समूह का सरदार बनेगा और इसीलिए उसकी कठोर ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसके 10 साल का होते होते ही उसके शरीर पर कई घावों के निशान हो गए थे, जो उसे अपनी गलतियों की सजा के तौर पर मिले थे। उनके मुताबिक एक निंजा को हमेशा छिपकर रहना चाहिए, इसलिए राइजू को लकड़ी के बने फर्श पर चलने को दिया जाता था और वहां चलते समय अगर गलती से भी थोड़ी सी आवाज हो जाती तो ओजुनो लाठी से उसके पैरों पर जोर से प्रहार करता था। इस चोट की वजह से वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। लेकिन तभी किरिको नाम की एक लड़की आकर उसके पैरों के घाव पर मलहम लगा देती है। वह भी उसी की तरह निंजा की ट्रेनिंग ले रही थी। वहां उन्हें सिखाया जाता था कि किसी भी तरह की भावना को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंको। लेकिन किरिको बाकी सबसे अलग थी। उसके लिए किसी को मारना बिल्कुल गलत काम था। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और इसके साथ ही राइजू और किरिको अब बड़े हो गए थे, लेकिन उन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। वे दोनों बस दूर से ही एक दूसरे को देखते थे। राइजू अब ओजुनो समूह का सबसे घातक और योग्य निंजा बन गया था, लेकिन एक दिन वह अपने सीनियर टेकेशी से मुकाबला करते समय हार जाता है, क्योंकि टेकेशी ने उस पर धोखे से हमला किया था। लेकिन ओजुनो ने उसे बचाने की बजाय उल्टा उसे ही कमजोर कहकर अपमानित किया। इसके साथ ही उसने अपनी उंगली से राइजू के पेट पर एक घातक प्रहार किया और बेचारा राइजू दर्द में कराहने लगता है। अगले दिन सुबह ओजुनो देखता है कि राइजू फिर भी अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार था। उसका ऐसा ध्यान देखकर ओजुनो बहुत खुश होता है और बहुत जल्दी राइजू अपने सभी विरोधियों को आंख बंद करके हरा देता है। लेकिन किरिको को अब भी वहां की मारामारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। राइजू उसे हमेशा यह समझाता था कि अगर ओजुनो को इस बात का पता चल गया तो वह किरिको का दिल बाहर निकाल फेंकेगा। लेकिन किरिको उससे कहती है, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, तो कोई इसे कैसे निकालेगा? एक दिन किरिको को एक चाकू देकर किसी को मारने को कहा जाता है, लेकिन जब किरिको ऐसा नहीं कर पाती है तो ओजुनो उसके मुंह में चाकू मार देता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। रात को राइजू चुपके से उससे मिलने आता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ दिन बाद किरिको एक रात यहाँ से दीवार फांदकर भागने की कोशिश करती है। वह राइजू को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन राइजू ओजुनो के प्रति वफादार था। आखिरकार किरिको पकड़ी जाती है और उसकी इस गलती की वजह से उसे मौत की सजा दी जाती है। टेकेशी सबके सामने ही उसके दिल पर वार करके उसे मार देता है।
उस दिन राइजू के अंदर से भी कुछ मर गया था, लेकिन फिर भी वह ओजुनो के साथ जुड़ा रहता है। इसके कुछ साल बाद बर्लिन में मिका नाम की एक लड़की को निंजा के होने के सबूत मिलते हैं और वह उन सबूतों को लेकर अपने बॉस मेजलो के पास जाती है। लेकिन मेजलो यह मानने को राजी नहीं था कि ऐसे भी कोई निंजा हैं जिनके बारे में सिर्फ बड़े लोग जानते हैं। वह कहता है कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मिका उन्हें सबूत दिखाती है कि बड़े लोगों का पैसा इधर उधर होने और कई नेताओं की मौत के पीछे निंजा का ही हाथ है। इसके बाद मेजलो इस बारे में और खोज करने का तय करता है। उन्हें पता चलता है कि सेबेस्टियन नाम का एक जासूस भी इस बारे में काफी कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा था, लेकिन बहुत जल्दी उसे काम से निकाल दिया जाता है और किसी ने उसकी हत्या कर दी। दूसरी ओर राइजू भी अपने किसी खास काम से बर्लिन में ही आया था। वह एक खाली घर में अकेला रहता था और रोज सुबह वह अपनी ट्रेनिंग भी करता था। एक दिन वह अपने कपड़े धोने के लिए एक वॉशिंग सेंटर में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। उसे देखते ही राइजू समझ जाता है कि वह भी एक निंजा है और तभी दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और उनके बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि राइजू उस महिला को एक वॉशिंग मशीन में बंद करके चला गया था। दूसरी ओर मिका उस जासूस की पत्नी से मिलने जाती है जिसे निंजा के धोज सबूत ढूंढने की वजह से मार दिया गया था। वह महिला उसे बताती है कि उसका पति बहुत बहादुर था, लेकिन उस घटना के बाद वह इतना डर गया था कि घर के सभी दरवाजे खिड़कियों पर कम से कम 2-3 ताले लगा देता था और इसके साथ ही घर के हर कोने में रोशनी का इंतजाम कर रखा था। वह कहीं भी कोई छाया या अंधेरा नहीं रखता था ताकि किसी भी दिशा से कोई निंजा ना आ सके। अगले दिन मिका के ऑफिस में एक अधिकारी आता है क्योंकि वह ऐसे काम में अपना दिमाग लगा रही थी जो उनके लिए कोई खास काम का नहीं था। उस रात मिका बहुत सावधानी से अपने घर लौटती है, लेकिन वह देखती है कि उसके घर के पूरे इलाके में करंट नहीं है। वह अंधेरे में ही अपने घर में घुसती है और ठीक उसी समय उस पर एक निंजा हमला कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक और निंजा आकर उसकी जान बचाता है और इसके साथ ही वह वहां के दूसरे सभी निंजा को मार देता है और सभी हत्यारों का अंत कर देता है। यह निंजा और कोई नहीं बल्कि राइजू ही था। हम देखते हैं कि इससे पहले एक मिशन में राइजू ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था और बहुत ही बेरहमी से उस आदमी की जान ले ली थी। इस मिशन के बाद वह दूसरे निंजा से मिलने के लिए छत पर जाता है। वहां लॉर्ड ओजुनो कहता है कि वह राइजू की बात सोचकर अपने आप पर गर्व होता है, लेकिन अचानक राइजू लॉर्ड ओजुनो पर हमला कर देता है और ओजुनो की आंख के साथ साथ उसका मुंह फाड़ देता है। वहां मौजूद दूसरे सभी निंजा अपने लीडर पर हमला होते देखकर वे भी राइजू पर हमला कर देते हैं और इतने सारे निंजा मिलकर एक साथ हमला करके राइजू को बुरी तरह घायल कर देते हैं और उसे उस इमारत की छत से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन उसकी किस्मत से वह पानी में गिरकर बच जाता है और उस दिन के बाद से राइजू ने निंजा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उनके हर मिशन को विफल करने लगा। उसने मिका की जान भी इसीलिए बचाई थी। इसके बाद वे दोनों एक होटल में पहुंचते हैं और अपने कपड़े बदल लेते हैं क्योंकि निंजा एक खास तरह की गंध सूंघने की शक्ति से इंसान को ढूंढ लेते हैं। फिर मिका मेजलो को बताती है कि वह राइजू के साथ है, लेकिन मेजलो को तो राइजू को पकड़ने का आदेश दिया गया था। मेजलो जानता था कि राइजू उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे तो आदेश मानना ही था। इसीलिए जब मेजलो मिका और राइजू से मिलने जाता है तो पुलिस उसे बंदी बना लेती है और फिर उसे एक सुनसान जेल में कई मोटी बेल्ट से बांधकर रखा जाता है। मिका को जब पता चलता है कि इन सब के पीछे मेजलो का भी हाथ है तो वह उससे बात करना चाहती है, लेकिन मेजलो उसे छोड़ने के लिए किसी भी तरह राजी नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से राइजू जेल के अंदर निंजा से सुरक्षित रहेगा। रात में मिका राइजू को पानी पिलाना चाहती है। तब राइजू मिका से कहता है कि निंजा किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। मिका मेजलो को भी इस बारे में आगाह करना चाहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और निंजा का दल अंधेरे से बाहर निकल आता है। उन घातक योद्धाओं के सामने इस बहादुर सेना और उनके हथियारों का कोई असर नहीं होता। तब मिका राइजू के शरीर से वे बेल्ट खोलकर उसे आजाद कर देती है। फिर वह उन निंजा से मुकाबला करते हुए मिका को वहां से भाग जाने को कहता है। हालांकि राइजू ओजुनो समूह का सबसे अच्छा निंजा था, लेकिन इतने सारे निंजा को एक साथ संभालने में उसे भी दिक्कत हो रही थी। आखिरकार राइजू और टेकेशी लड़ते लड़ते सड़क पर आ जाते हैं। टेकेशी अपनी तलवार से राइजू को मारने ही वाला था कि तभी मिका पीछे से अपनी गाड़ी लेकर आती है और उसे उड़ा देती है।
और फिर वह राइजू को एक होटल में ले आती है। हालांकि राइजू बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी नहीं होता। मिका कमरे के अंदर बेहोश पड़े राइजू के पास जाकर बैठ जाती है। मिका राइजू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है और फिर वह एक ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकालती है जिसके जरिए मेजलो उसकी लोकेशन जान सकेगा। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही निंजा का दल यहाँ आ जाता है और राइजू को यहाँ से उठाकर ले जाता है। पुलिस जब यहाँ आती है तब यहाँ सिर्फ मिका ही अकेली बैठी थी। वह उन्हें बताती है कि 10 मिनट पहले ही वे राइजू को यहाँ से उठाकर ले गए हैं। वहीं राइजू को लॉर्ड ओजुनो के सामने पेश किया जाता है। वह राइजू को माफी मांगने का एक आखिरी मौका देता है, लेकिन राइजू उससे कहता है, मैं झुकूंगा नहीं साले। यह सुनकर ओजुनो का दिमाग खत्म हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वह यही सोचता था कि आने वाले समय में यही लड़का पूरे समूह का सरदार बनेगा। वह राइजू को ठीक उसी जगह खड़ा करता है जहां किरिको को बांधकर मारा गया था और अपनी उंगली से उस पर 3-4 बार वह घातक प्रहार करता है। आमतौर पर ओजुनो के ऐसे एक प्रहार में ही इंसान की जान चली जाती थी, लेकिन राइजू तो सिर्फ खून की उल्टी करता है और साथ ही वह ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आ जाता है। तभी मिका यहाँ बहुत सारी सेना के साथ आ जाती है और यहाँ आते ही वे अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कुछ निंजा तो बम धमाके में ही मर जाते हैं। इस मौत की लड़ाई में दोनों तरफ के कई योद्धा शहीद हो जाते हैं। वहीं राइजू को टेकेशी और उसके लोग घेर लेते हैं। राइजू बिना दाएं बाएं देखे ही एक एक कर सभी को ढेर कर देता है। इसके बाद राइजू और टेकेशी आमने सामने होते हैं। वे दोनों ही अपना पूरा जोर लगा देते हैं और एक भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार राइजू की जीत होती है और वह टेकेशी के शरीर का एक हिस्सा काट देता है। अब ओजुनो की बारी थी। वह देखता है कि ओजुनो एक कमरे के अंदर चुपचाप शांति से बैठा है। उस समय बाहर भयानक बम धमाके हो रहे थे। तभी ओजुनो आंखों के सामने ही हवा में गायब हो जाता है और राइजू के पीछे अंधेरे से बाहर आता है और वह एक झटके में राइजू को हवा में उड़ा देता है। फिर वे दोनों अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और एक दूसरे की जान लेने के लिए पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। ओजुनो एक बार फिर राइजू को माफी मांगने का मौका देता है और वह राइजू से कहता है कि वह उसका पिता है, उसी ने उसे यहाँ लाया था और छोटी उम्र से अब तक उसका पालन पोषण किया था। लेकिन राइजू उसे जवाब देता है कि वह किसी का बेटा नहीं है और ओजुनो को खत्म करके ही वह अपनी जिंदगी की आजादी की पहली सांस लेगा। फिर वह ओजुनो पर झपटता है, लेकिन ओजुनो एक बार फिर गायब हो जाता है। तभी मिका राइजू की मदद करने चली आती है। मौका देखकर ओजुनो मिका के सीने में तलवार भोंक देता है। इसे देखकर राइजू को वह घटना याद आ जाती है कि कैसे इन जानवरों ने उसके बचपन की प्रेमिका किरिको को मार डाला था। गुस्से से भरकर पल भर में ही राइजू ने अपनी तलवार से एक वार में ओजुनो के शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद राइजू मिका को बाहर निकालकर ले आता है। डॉक्टर के आकर उसे देखने के बाद पता चलता है कि दरअसल मिका का दिल दाईं तरफ था, इसलिए उसकी जान बच जाएगी। आखिरकार राइजू उस अकादमी की दीवार फांदकर बाहर निकल जाता है और वह ठीक वैसा ही करता है जैसा किरिको चाहती थी। इस तरह वह अपने बचपन की प्रेमिका किरिको को अपने दिल में रखकर यहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, क्या तुमने भी कभी किसी को दिल से चाहा था? और अगर चाहा था तो क्या तुम्हारा प्यार पूरा हुआ? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।